हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है और आज के दिन हम अगेन पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक और बेहतरीन लेक्चर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 11th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री के लिए हमारा जो बैच चल रहा है, खासकर 11th के साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए, जो कि है विराट बैच। और इस बैच में कंटिन्यूस हम हर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी के वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। एक थोड़ी सी नाराजगी है मुझे आप लोगों के लिए कि यार आप लोग उतना ज्यादा हमें रिस्पांस नहीं दे रहे हो, क्योंकि यार जैसे कि आप जानते हैं कि मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं। हाँ, केमिस्ट्री का वीडियोस थोड़ा बहुत लेट आया बिकॉज मैं अपने नेटिव प्लेस चला गया था, लगभग 15 दिन से मैं अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूं और ये प्रॉमिस आपसे मैं कर दिया हूं कि आप लोग के लिए कंटिन्यूअस वीडियोस हम लाएंगे। और लगातार 2 दिन से हम आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं और कई सारे चैप्टर्स केमिस्ट्री के ऑलरेडी पढ़ा के हो गया है। जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। जेआर कॉलेज पे हम न्यू बैचेस चला रहे हैं ताकि आप लोग को वीडियोस मिल जाए। तो आप लोग बस वीडियोस देखो, पढ़ाई करते रहो और मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर करो इस वीडियो को, इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल नया है, लगभग 6 to 7 मंथ हुए हैं ओनली। एंड यहाँ पे आप सभी ने प्यार जो हमें दिया है इस 6 to 7 मंथ में कि हम लोग 1.1 लाख सब्सक्राइबर्स तक हम लोग पहुंच चुके हैं इस चैनल जेआर कॉलेज पे। तो ऐसे ही सपोर्ट करो। हम आपसे ये वादा करेंगे कि इससे भी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे इस पे और आपको और भी ज़्यादा तरीके से वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो बस थोड़ा और सपोर्ट दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही कोई भी इंसान बड़ा हो सकता है। तो इस पर भी प्यार और सपोर्ट बस बनाए रखना, ठीक है? चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो अगेन वीडियो है वो है केमिस्ट्री का, जो हमारा चैप्टर नंबर 10 की हमने शुरुआत की थी। कई सारे बच्चों का मुझे पिछले वीडियो में कमेंट आया कि सर ये चैप्टर स्टार्ट करो, ये चैप्टर स्टार्ट करो। देखो, ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, जितना हो सके फास्ट कराने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो भी आपने डिमांड किया है, चाहे वो चैप्टर नंबर 6 हो या फिर कोई भी चैप्टर हो, वो हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। और टेंशन मत लेना, सभी का चैप्टर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाएंगे, जितना हो सके हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो हमने स्टार्ट किया था स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्या होता है स्टेट ऑफ मैटर, कौन कौन से टाइप होते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया कि बहुत सारे स्टेट्स ऑफ मैटर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस प्रकार होते हैं। हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन देखे, इंटरैक्शन देखे, डाइपोल डाइपोल देखा, इंड्यूस्ड डाइपोल देखा, आयन डाइपोल देखा, ठीक है ना? फिर हमने लंदन डिस्पर्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सभी टाइप की चीजें हमने डिस्कस कर ली थी पिछले वीडियो में, यानी पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। आज सेकंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम बहुत सारी चीजों के बारे में, जैसे कि गैस क्या होता है और गैस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही में गैस के बहुत सारे लॉ है, जिसमें से बॉयल्स लॉ, चॉर्स लॉ, गे-लुसेक लॉ और साथ ही में एवोगैड्रो लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। स्पीड स्लो लगता है क्योंकि मैं पहले तो बहुत फास्ट बोलता था, लेकिन धीरे धीरे आदत डालते डालते मुझे स्लो पे आना पड़ा, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को फास्ट सुनने में दिक्कत होती थी। अब आदत हो गई थोड़ी स्लो बोलने की। तो आप लोग अगर स्लो लगता है तो आप फास्ट कर सकते हो, आपके पास यूट्यूब में सेटिंग है, ऑप्शन है 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड से आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले अगेन, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है कि आप हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, कोई भी चीजें हैं आप वहां पे मुझे शेयर कर सकते हो। साथ में हमारा टेलीग्राम है, वहां पे ज्वाइन हो जाना, और हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन है वहां पे भी जुड़ जाना। बहुत सारी चीजें वहां पे अपलोड हो जाएगी, खासकर जो क्लास नोट्स होते हैं वहां पे हम अपलोड करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। गैस का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एक सॉलिड होता है, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। सॉलिड मतलब जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, टाइटली हेल्ड होते हैं, उसके जो एटम्स है यानी कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ एकदम चिपके हुए हैं, जिसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। और इसीलिए शायद सॉलिड जो होता है वो टफ होता है, कड़क होता है, मजबूत होता है। लेकिन लिक्विड की बात की तो उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली सॉलिड के कंपैरिजन में वीक था। उसके जो मॉलिक्यूल्स थे, जो एटम्स थे, वो थोड़े से लूजली पैक्ड थे, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े गैप करके पैक थे, हेल्ड थे। लेकिन जो गैस होता है, इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा वीक होता है, यानी कि बहुत ज्यादा एटम्स दूरी दूरी में प्रेजेंट होते हैं और कहीं ना कहीं गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो गैस के एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एकदम दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है, उनके बीच में भी अट्रैक्शन है। मतलब जो गैसेस के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में भी अट्रैक्शन हो रहा होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना सॉलिड में होता है या फिर लिक्विड में होता है। वो इसीलिए बहुत ज्यादा हाईली फैल जाते हैं, बहुत ज्यादा। जैसे यहां पे गैस रिलीज हुआ तो फटाक से गैस एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा, बिकॉज वो बहुत जल्दी ट्रैवल करते हैं। ओके, तो क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, चलो बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गैस आर लाइटर देन सॉलिड एंड लिक्विड। जितने भी आप सॉलिड ले लो, जितना भी आप लिक्विड ले लो, उन सभी से हल्का जो चीज होता है वो होता है गैस। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, आप 1 किलो आयरन ले लो, ठीक है, आप 1 किलो दूसरा कोई लिक्विड ले लो, पानी ले लो, या फिर कोई 1 किलो का गैस ले लो, तो तीनों के कंपैरिजन में जो आपका गैस जो होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, ज्यादा क्वांटिटी में होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 1 किलो
कोई सॉलिड चीज इतना हो सकता है, लिक्विड को इतना हो सकता है, लेकिन गैस जो होगा वो इतना होगा, बहुत ज्यादा होगा गैस। तो कंपैरेटिवली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि गैस जो होता है वो हल्का होता है, इसीलिए ज्यादा क्वांटिटी में आ सकता है। हमेशा याद रखना, गैस इज ऑलवेज लाइटर देन सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, याद रहेगा, बहुत ईजी है। गैस डू नॉट हैव फिक्स शेप, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि गैस का कोई भी शेप नहीं होता। अगर मैं गैस को एक बलून के अंदर भर दूं तो वो बलून का शेप ले लेगा, मैं गैस को एक सिलेंडर के अंदर भर दूं तो वो सिलेंडर का शेप ले लेगा, गैस को मैं कोई एक ट्यूब में डाल दूं तो वो ट्यूब का शेप ले लेगा। टायर के अंदर जो ट्यूब होता है ना, आपको पता है ना, ट्यूबलेस टायर और एक ट्यूब वाले टायर आते थे पहले, तो उसका शेप ले लेगा। मतलब हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि गैसेस डू नॉट हैव स्पेसिफिक शेप, दे डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप एंड ऑल्सो दे डू नॉट हैव वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं होता उनका कोई भी पर्टिकुलर, जिस सिलेंडर में डालोगे, जिस पर्टिकुलर कंटेनर में डालोगे, उसका शेप एंड वॉल्यूम वो ले लेते हैं, बट कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर। जैसे मैंने यहां पे बोला, क्या होता है, जो भी आप कंटेनर में डाल रहे हो उसका वो आकार, उसका जो शेप है वो ले लेता है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ गैसेस आर वीक, एक्सट्रीमली वीक। यहां पे हम लोग एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, क्या होता है, एक्सट्रीमली वीक, काफी कमजोर होते हैं। और इनके बीच में जैसे जैसे मान लो ये गैस इसके अंदर भरे, तो एक गैस यहां होगा, दूसरा गैस यहां होगा, इस प्रकार से काफी दूर दूर इसके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का जो फोर्स है, जो ताकत है, वो बहुत वीक है, और इसीलिए गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर भागते हैं एक दूसरे से, ठीक है, याद रहेगा। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल मतलब आप गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो, इसीलिए हमारे गैस के जो सिलेंडर्स होते हैं, जो खाना बनाने वाला सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भरा होता है। अब आपको एक चीज तो पता है कि गैस बहुत जोर से फैलता है, दूर फैल जाता है, तो उसको कैसे कंप्रेस किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर, या फिर आप कोई भी चीज, जैसे डिओड्रेंट, आपको पता है हम लोग परफ्यूम मारते हैं ना, डिओड्रेंट होता है, तो उसके अंदर आप जैसे उसको दबाओगे तो करके गैस निकलता है। तो सोचो इतना सारा गैस उतने से छोटे से बॉटल में कैसे भरा होगा, बिकॉज ऑफ कंप्रेसिबल गैसेस का सॉरी, गैसेस का एक नेचर होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि आप उसको जितना चाहो उतना आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। मतलब जितना चाहो उतना बोलना भी सही नहीं रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट भी होती है उसकी, उसको आप कंप्रेस कर सकते हो। इसीलिए बहुत सारे छोटे छोटे सिलेंडर में बहुत ज्यादा गैस भरी होती है, चाहे हम सीएनजी की बात करें, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करें, एलपीजी की बात करें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात कर ले, एंड देयर आर सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स और ऑब्जेक्ट जिसमें गैसेस भरे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कंप्रेसिबल होता है, याद रखना। नेक्स्ट है, गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड एंड आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। क्या बोल रहा है कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा वाइडली सेपरेटेड होते हैं। क्योंकि अगर आप उसको कंप्रेस करके रखोगे तो चलो एक जगह प्रेजेंट है, लेकिन अगर आप उसको ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दो तो उसके जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर भागते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला। तो क्या होता है, बहुत ज्यादा सेपरेट हो जाते हैं, और हमेशा क्या होता है, दे आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर लीनियर मोशन और वी कैन से सर्कुलर मोशन। वो कहीं पे भी जा सकते हैं। अगर यहां पे जैसे मैंने क्या किया, मैंने फूंक मारा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला जो, अगर तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला वो इधर पे नहीं है, वो कहीं पे भी जा सकता है, वो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, नीचे जा सकता है, किधर भी जा सकता है। ज्यादातर गैस हल्के होते हैं, इसके लिए ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर के, तो वो रैंडम मोशन में कैसे भी ट्रैवल कर सकते हैं। एंड देयरफॉर जो गैस होता है, इट कैन एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये गैस सिलेंडर है, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, गैस सिलेंडर है, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ तो होता है गैस सिलेंडर हमारा, ठीक है, चूल्हा है हमारा गैस सिलेंडर का। अब ये जो गैस सिलेंडर है, इसके अंदर क्या भरा होगा दोस्तों, गैस भरा होगा, इसके अंदर क्या भरा होगा, गैसेस भरे होंगे। तो एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, ये पूरा का पूरा क्या है, गैस भरे होंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला कि गैस के अंदर क्या होता है, वो सेपरेट, वाइडली सेपरेटेड होता है, और वो क्या करता है, इट एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन द ऑल डायरेक्शन। मतलब वो दूर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका जो कंटेनर का जो ये एंड पॉइंट है, यानी कि ये जो उसका बाहर का जो परत है ना, ये इसको बाहर जाने दे रहा है क्या गैस। तो गैस क्या कर रहा है, यहां से प्रेशर मार रहा है यार कि मैं बाहर निकलूं, मैं बाहर निकलूं, या फिर यहां से ऊपर की तरफ प्रेशर मार रहा होगा, यहां से नीचे की तरफ प्रेशर मार रहा होगा, यहां पे इस तरफ प्रेशर मार रहा होगा लेफ्ट की तरफ। तो वो हर जगह क्या कर रहा है, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो प्रेशर मार रहे हैं, लेकिन कहीं से भी उसको एक छोटा सा रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं गैस बाहर निकलूं, ठीक है ना। और इसीलिए जो भी कंटेनर का जो आउटसाइड पेरिफेरी होता है या फिर सरकमफेरेंस जो होता है, वहां पे गैसेस का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। और अगर बाई चांस एक छोटा सा भी कहीं पे लीक हो जाए, तो ये पूरा का पूरा गैस जो होता है दोस्तों, वो इस छोटे से रास्ते से क्या हो जाता है, बाहर निकलने लगता है। और इसीलिए हमको ये बताया जाता है ना कि कहीं पे भी, चाहे हमारा खुद का गैस सिलेंडर हो घर का, या फिर कोई भी एक ऐसा चीज जिसमें गैस भरा हो, एक छोटा होल, एक छोटा सा छेद भी, एक छोटा सा दरार, क्रैक भी क्या करता है, वो पूरे गैस को बाहर फेंक सकता है। क्योंकि गैस के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो वाइडली सेपरेट होता है, और वो अपने वॉल के ऊपर, कंटेनर के
वॉल के ऊपर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो भी इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में कर रहा है। देखो ये ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द केसेस ऑफ गैस एंड दिस शुड नॉट बी इग्नोर्ड एट ऑल। इग्नोर नहीं किया जा सकता, बहुत खतरनाक चीज है। समझ में आ गया, क्लियर है? तो ये था हमारे गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में। अब गैस की और भी बहुत सारी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, गैस को कैसे मेजर किया जाए, उसके हिसाब से क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। तो अगर हम बात करें, देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टी। जैसे मास हो सकता है, गैस का वजन होगा ना, मास। गैस का वॉल्यूम हो सकता है, कितना वॉल्यूम है। गैस का टेम्परेचर हो सकता है, उसका डेंसिटी हो सकता है, उसका प्रेशर हो सकता है, उसका डिफ्यूजन होने का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन कम चांस है, लेकिन पूछता है कभी कभी कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैसेस। क्या ये मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, और वी कैन से द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए गैसेस। तो मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है और डिफ्यूजन हो सकता है। ये 6 प्रॉपर्टीज है, इसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारे लिए, मास। अब ये होता है क्या है, मास बाबा, मास मास चलते तो मास बाबा, ऐसे कुछ तो गाना था ना चलो जोक्स अपार्ट। तो मास क्या होता है, मास नॉर्मल तौर पे हम लोग बोलते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वजन। जैसे मेरे पास ये एक माउस है, ये माउस का भी क्या है, इसके हाथ के ऊपर अगर मेरा ये वेइंग मशीन होता तो इसका क्या होता है, एक वजन होता, मास होता। करेक्ट है, समझ में आ रहा है? तो मास इज नथिंग बट द वजन, दैट इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। जैसे हमारा शरीर का भी एक मास होता है, हम वेइंग मशीन में खड़े हो जाएंगे तो हमारा वजन आता है 65 kg होगा मेरा वजन, तो एक वजन आ जाएगा 65 kg। ठीक है, तो वो क्या बताएगा, वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास, मतलब उस पर्टिकुलर चीज के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो मास जो है इट इज डिनोटेड बाय m, स्मॉल लेटर m से मास को डिनोट किया जाता है। जैसे आपको कोई बोलेगा कि मास 60 kg है तो m इज इक्वल टू 60 kg आप लिख सकते हो। ऐसा यूनिट kg। अभी मैंने बोला कोई भी चीज का वजन यानी मास मुझे अगर मेजर करना है तो मैं उसको केजी में लिखता हूं। हम लोग बोलते हैं ना कि यार ये 10 किलो है, ये 12 किलो है। हम डंबल्स उठाते हैं जिम में, 10 किलो का, 8 किलो का, 7.5 किलो का, जो भी है वो हम उठाते हैं। और इससे एक फॉर्मूला रिलेट करता है जो कि नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जिसको n से डिनोट किया जाता है, उसका एक फॉर्मूला बन जाएगा मास के केस में। तो मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास इन ग्राम, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है अगर हम बात करें यहां पे, तो उसका जो नंबर ऑफ मोल्स रहेगा वो क्या रहेगा, उसका ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर मास ग्राम में, मास इन ग्राम, और उसका मोलार मास अगर आप निकाल लोगे वो भी ग्राम में। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, ठीक है, निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, बस उस गैस का आपको मास पता होना चाहिए, ग्राम के अंदर कितने ग्राम में है वो वजन। उसके बाद उसका मोलर मास कैलकुलेट करना है, जो कि हमने ऑलरेडी सिखाया हुआ है कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि ग्राम में। दोनों को डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ये मास को याद रख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया मास क्या है, मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए गैस, मास। दूसरा चीज क्या है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जैसे नाम से पता चल जाएगा, हम लोग कोई भी बोलते हैं ना कि यार ये चीज का वॉल्यूम कितना है। जैसे हम लोग 1 लीटर का पानी पीते हैं, हम लोग एक बॉटल खरीदते हैं, 1 लीटर का पानी 20 रुपए का मिलता है। ठीक है, अब वो जो 1 लीटर का पानी हम लोग खरीद रहे हैं, जो भी मिनरल वाटर हम खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है, लिखा होता है 1 लीटर। अब 1 लीटर क्या है, उस बॉटल का क्या है, वॉल्यूम है। उस बॉटल का क्या है, वो वॉल्यूम है, और उस बॉटल के अंदर पानी भरा हुआ है, तो इसीलिए वो पानी का जो वॉल्यूम हुआ वो कितना हुआ, 1 लीटर हुआ। क्योंकि जितना बॉटल रहेगा उतने ही पूरा पानी भरा रहेगा। आधा बॉटल तो आपको बेचेगा नहीं कोई, पूरा भर के ही बेचेगा ना अगर उसको बेचना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर वो 1 लीटर का वॉल्यूम का बॉटल है तो आपका पानी भी कितना हो गया, उसके अंदर 1 लीटर हो गया। मतलब इन शॉर्ट द स्पेस प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो पानी ऑक्युपाई कर रहा है वो ही रहता है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्युपाइज, कितना स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है। जैसे ये मेरा एक कमरा है, ये मेरा एक ऑफिस का एक स्टूडियो है, एक कमरा है। ये कमरा होगा लगभग 20 फीट लंबा और लगभग 10 फीट चौड़ा। अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या करता हूं, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते ही है, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। कोई भी चीज का वॉल्यूम मुझे निकालना होता है तो मैं क्या करता हूं, कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है और कितना हाइट है, उसको मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वॉल्यूम मिल जाता है। कोई भी चीज का मुझे वॉल्यूम निकालना है तो इस प्रकार हम निकालते हैं, खासकर क्यूबॉइड के शेप का। तो उसी प्रकार हम लोग कोई भी चीज का वॉल्यूम अगर निकालना चाहते हैं तो कितना स्पेस है, कितना जगह उसके अंदर है, वो स्पेस कितना है, वही उसका होता है वॉल्यूम। एंड जनरली वॉल्यूम जो होता है वो एक्सप्रेस किया जाता है लीटर्स में। आप अक्सर आपने देखा होगा
कोई भी चीज जब बिकती है वॉल्यूम के हिसाब से तो वो लीटर में बिकती है। अगर आपने देखा होगा, चाहे वो ऑयल की बात करें, 1 लीटर तेल दे देना, 2 लीटर तेल देना, केरोसिन हो गया या फिर आपका पानी हो गया, ये सब चीज जो होती है वो लीटर्स के हिसाब से बिकती है। करेक्ट है। तो लीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया, दीज आर द सम एसआई यूनिट, ठीक है, जो एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है ना, माफ करना, दीज आर सम यूनिट्स आप बोल सकते हो। उसका डिनोशन क्या है, वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वी फॉर वॉल्यूम। जैसे हम लोग का मास के लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एम रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे वॉल्यूम के लिए वी रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया। ऐसा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 1 लीटर जो होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या बोल रहा है कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। और यही 1000 मिलीलीटर को हम लोग, मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। जैसे लीटर होता है ना, लीटर, उसको हम लोग डीएम क्यूब लिख सकते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, डेसीमीटर, डी फॉर डेसी, एम फॉर मीटर, डेसीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 लीटर में 1000 ml होता है, इसका मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये कुछ कन्वर्जन है, ये आपको ध्यान में रखने, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अदरवाइज नहीं पूछेगा, ठीक है। समझ में आ गया। मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, दो हमने पढ़ लिया, मास पढ़ लिया और वॉल्यूम पढ़ लिया। अब हम जाएंगे हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा टेम्परेचर। प्रेशर है फिर टेम्परेचर है। चलो सबसे पहले प्रेशर पढ़ेंगे। तो प्रेशर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रेशर इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब एक पर्टिकुलर कोई भी चीज का अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो कितना उसके ऊपर ताकत लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कितने जगह पे लग रहा है, यानी कितने एरिया पे लग रहा है, दैट इज नथिंग बट द प्रेशर। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मेरा हाथ है और ये मेरा क्या मार्कर है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, जोर से मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पे जहां पे भी मैं अप्लाई कर रहा हूं वहां पे मुझे क्या फील हो रहा है, एक प्रेशर फील हो रहा है। अब वो प्रेशर कैसे आया, क्योंकि यहां से मैं अपने हाथों से इस मार्कर के हेल्प से क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। फोर्स कहां लगा रहा हूं, इस पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया पे लगा रहा हूं। तो उस पर्टिकुलर एरिया पे जितना भी फोर्स लग रहा होगा वो क्या डिसाइड करेगा, प्रेशर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड इट इज डिनोटेड बाय पी। प्रेशर को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, और प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। दिस विल बी द फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये तो शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा बचपन में, लगभग 9-10 के आसपास। ऐसा यूनिट होता है पास्कल, याद रखना, पास्कल शॉर्टकट में पीए लिखते हैं, पीए मतलब पास्कल लिखते हैं, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है यूनिट, ऐसा यूनिट हो जाता है। तो कोई भी आपको पूछता है कि भैया ये प्रेशर का यूनिट है, तो मान लो 4 प्रेशर का वैल्यू आया 4, तो 4 क्या, 4 पास्कल या तो 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट है, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है ना, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और एक और कन्वर्जन आपको याद रखना है, जैसे हमने इसके पहले भी बताया, तो एक कन्वर्जन ये है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि 1 पास्कल का जो वैल्यू होता है ना, 1 पास्कल का जो वैल्यू होता है वो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्योंकि पास्कल बोल लो या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर बोल लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल लो, ये दोनों एक ही है। लेकिन कभी कभी एक और चीज आता है जो कि ये बार, तो बार इज ऑल्सो यूनिट ऑफ ए प्रेशर। तो प्रेशर में बार भी होता है। जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, मे बी 12th के कुछ न्यूमेरिकल में आपको देखने मिल जाएगा, या तो आप हायर स्टैंडर्ड में जाओ, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे, खासकर आप फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो आपको बार ये वर्ड देखने मिल जाएगा। तो एक बार का जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁵ पास्कल, मतलब 10⁵, मतलब 10 के आगे आपको 5 जीरो लगाना पड़ेगा ना, तो 10⁵ पास्कल का जो वैल्यू रहेगा वो किसके बराबर है, 1 बार का वैल्यू है। ये आपको याद रखना है, ये तो कुछ कन्वर्जन है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, समझ में आ रहा है, ओके। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं, जो कि है टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर है क्या, जैसे कि आप जानते हो, ये आपने बचपन से सुना होगा, टेम्परेचर हमें बोलता हूं कि मुझे ठंडी लग रही है, तो ठंडी लग रही है मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर डाउन हुआ रहेगा, मुझे गर्मी हो रही है मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। तो टेम्परेचर इज नथिंग बट एक ऐसा चीज जो हमें बताता है कि कोई भी चीज हॉट है या फिर कोल्ड है। टेम्परेचर क्या इंडिकेट करता है हमें कि कोई भी चीज हॉट है या कोल्ड है। टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है, मान लो 100 डिग्री है, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई बहुत गर्म है। टेम्परेचर अगर 0 पे है तो मैं क्या बोलूंगा, अरे भाई बहुत ठंडी है। तो टेम्परेचर इज नथिंग बट अ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डिटरमाइंस डायरेक्शन इन विच एनर्जी विल फ्लो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन कॉन्टैक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जब दूसरा ऑब्जेक्ट उसके कॉन्टैक्ट में आ जाए, मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास क्या है, माउस है। अब ये माउस है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, और दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा हाथ है, ठीक है ना। एक सेकंड, मार्कर गिर गया, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से ये एक मेरा हाथ, मेरा ऑब्जेक्ट है, ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मैंने इसको जब टच किया तो हो सकता है ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हो, मान लो 70 डिग्री टेम्परेचर है इसका, 70 डिग्री। अब 70 डिग्री क्या होता है, गर्म होता है नॉर्मल, क्योंकि 100 पे तो बॉईल हो जाता है, तो 70 पे गर्म होगा। तो जब मैं इसको टच करूंगा तो मुझे फील होगा कि टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। और अगर ये मान लो ये इसको मैंने फ्रिज में रखा था, फ्रिज से मैंने निकाला, तो हो सकता है इसका टेम्परेचर 2 डिग्री
0 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री होगा, तो जब मैं इसको टच करूंगा तो मुझे ठंडक महसूस होगा, तो वो क्या बताएगा कि टेम्परेचर यानी कोल्डनेस है वहां पे। तो वही चीज है कि ऑब्जेक्ट का ये क्या बताता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो डिटरमाइन करता है कि एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इसका ऐसा यूनिट याद रखना केल्विन होता है, केल्विन स्टैंड्स फॉर के फॉर केल्विन होता है। जैसे अक्सर हम लोग डिग्री सेल्सियस में बोलते हैं 10 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो एक डिग्री सेल्सियस एक यूनिट है। डिग्री सेल्सियस is also a unit of a temperature, but the real SI unit, that is international standard unit of a temperature, is represented by Kelvin, जो खासकर केमिस्ट्री में ही सबसे ज्यादा यूज हुआ किया जाता है। ठीक है, याद रखना। और इसका एक कन्वर्जन है, याद रखना तो कि ये वाला कि जो भी टेम्परेचर केल्विन में रहेगा उसको निकालना है, तो जो भी आपका टेम्परेचर में रहे, मतलब जो भी डिग्री सेल्सियस में रहे उसको 273.15 में कन्वर्ट कर देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझाता हूं, जैसे मान लो कि आपका माफ करना दोस्तों, देखो मेरे को थोड़ा कफिंग हो गया बिकॉज क्लाइमेट चेंज हुआ। मैं आई वॉज नॉट इन द महाराष्ट्र फ्रॉम पास्ट 15 डेज, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा था, यहाँ पे महाराष्ट्र में आया तो टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो गया, तो मेरे को कफ हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं। तो समझ लो 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अभी मुझे इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, ये तो डिग्री सेल्सियस हो गया, मुझे केल्विन में करना है। तो टेम्परेचर कोई भी चीज केल्विन में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, प्लस 273.15 करना पड़ता है। तो 273.15 कर दो, कितना हो जाएगा 273 प्लस 37 कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा। तो 310.15 केल्विन, तो ये केल्विन में आ गया। तो कोई भी टेम्परेचर केल्विन में लाने के लिए मुझे उस डिग्री सेल्सियस को 273.15 से प्लस करना पड़ता है। तो इस तरीके से कन्वर्जन ये आपको याद रखना है, कभी कभार एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जाता है, अदरवाइज नहीं पूछता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए गैस, नेक्स्ट है डेंसिटी। अब डेंसिटी भी आपने शायद 8वीं में पढ़ा होगा। डेंसिटी पता है आपको, याद होगा एक आलू का एक्सपेरिमेंट था, बटाटा बोलते हैं ना, पोटैटो, आलू का एक्सपेरिमेंट था कि एक नॉर्मली आपको टब लेना है, उसमें पानी भरना है और वो आलू को डाल देना है, तो आलू जो है वो डूब जाएगा। लेकिन उस टब में जो पानी है, अब उसमें आप क्या कर दो, नमक डाल दो, ढेर सारा नमक डाल दो। तो नमक डालने के बाद उसको डिसॉल्व हो गया, उसके बाद जब वही आलू उसमें डालोगे तो वो आलू डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब उस पानी की डेंसिटी बढ़ गई है, क्योंकि सॉल्ट वाटर इंक्रीजेस द डेंसिटी, अब वो आलू नहीं डूबेगा। और इसीलिए यही रीजन है कि जो समुद्र होता है, समुद्र के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर नमक बहुत होता है, इसीलिए बहुत सारी चीजें समुद्र के पानी में नहीं डूबती है और नॉर्मल पानी में डूब जाती है। करेक्ट है, तो उसी को बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो भी पर्टिकुलर मास है उस ऑब्जेक्ट का, उसको वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर दो तो मिल जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, ये दिख रहा है, ये सिंबल ऐसे बनाते हैं इसको, ये रो है, ठीक है, क्या बोलते हैं, रो, RHO, रो, ठीक है। ये डेंसिटी को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। मास के लिए तो m है और वॉल्यूम के लिए v है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब। मास का kg होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, तो kg पर मीटर क्यूब इज द ऐसा यूनिट फॉर एनी डेंसिटी, अगर आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो। समझ में आ गया, क्लियर है। तो चलो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है डिफ्यूजन। जैसे मैंने बोला कि हम लोग को टोटल 6 मेजरेबल प्रॉपर्टीज पढ़नी थी। किसकी 6 मेजरेबल प्रॉपर्टीज बताओ, किसकी पढ़नी थी 6 मेजरेबल प्रॉपर्टी, जो कि था आप लोग का गैसेस का, ठीक है ना, गैसेस का 6 मेजरेबल प्रॉपर्टीज था। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो छठा जो है डिफ्यूजन, इसके पहले हमने पढ़ लिया, हमारा मास पढ़ लिया, ठीक है ना, उसकी टेम्परेचर पढ़ लिया, प्रेशर पढ़ लिया, ये सब चीजें हमने पढ़ लिया। जो लास्ट है वो है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या बोलता है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज। जितना गैस डिफ्यूज हो रहा है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, उसको टाइम से डिवाइड कर दो, जितना टाइम लग रहा है डिफ्यूजन होने में, तो वो आ जाएगा आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका ऐसा यूनिट होता है डीएम क्यूब पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, याद रखना, ठीक है। तो डीएम क्यूब पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये फॉर्मूला होता है आप लोग का फॉर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। आपको अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछेगा तो इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। और ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बहुत सारे गैसेस के प्रॉपर्टीज पढ़े। पहले नॉर्मल प्रॉपर्टीज पढ़े, फिर उसके बाद मेजरेबल प्रॉपर्टीज पढ़ा, एंड अब एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको मैं पढ़ाना चाहूंगा, लेकिन इसका जो डीप में इलैबोरेशन होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बड़े बड़े वीडियोस बनाऊं। मैं चाहता हूं कि आपको रोज वीडियोस मिले, बेहतरीन तरीके से मिले। इसके लिए मैं आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो एक टॉपिक है जिसका नाम है गैस लॉ। अब ये गैस लॉ इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग को पढ़ना है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसेक लॉ और अवागैद्रो लॉ।
तो जो बॉयल्स लॉ है ये क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, गेलुसेक क्या होता है, अवोगाड्रो क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और ये चारों में से कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है एक्सप्लेन या फिर शॉर्ट नोट ऑन बॉयल्स लॉ, इसमें चारों में से कोई भी एक पूछेगा, या तो कभी कभी डायरेक्ट बड़ा सा क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन द गैस लॉ, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गैस लॉ। तो ये आपको चारों लिखना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखने के लिए। तो ये सभी चीज हम पढ़ेंगे और आपको पढ़ाएंगे आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इस वीडियो को फिर इसी के साथ मैं क्या करता हूं दोस्तों, एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ ये लेक्चर पढ़ के काफी मजा आया होगा और बहुत सारी चीजें आपने आज सीखी होगी। लेकिन अगला लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना, जो लेक्चर नंबर 3 लाऊंगा उसमें ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसेक लॉ और अवोगाड्रो लॉ को डिटेल में डीप में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर तक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपना जितना भी हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि देखो अब हम मेहनत करने के लिए तैयार हो गए और वापस आ चुके हैं मैदान में। तो जितना हो सके एनर्जी के साथ वीडियो में बनाऊंगा, रेगुलर बनाऊंगा। बस आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार 11वीं में हो, आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स हम दे रहे हैं। इतना मेहनत कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। आने वाले समय में आप लोग के लिए बहुत सारे 11th के लिए स्ट्रैटेजी वीडियोस एंड कई सारे और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस, मोटिवेशन वीडियो, टाइम टेबल के वीडियो, सभी चीज आ रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं। तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आएंगी। तो बस हमारा साथ देते रहना, हमें डिमोटिवेटेड फील मत कराना, मोटिवेशन देते रहना। ऐसे ही हम आपके लिए मेहनत करके वीडियोस बनाते रहेंगे और आप लोग के लिए काम करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करो, शेयर करो। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो यार जेआर कॉलेज को भी आपको सपोर्ट की जरूरत है, हमें सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज जेआर कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।